नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा। वहां पर मौके पर मौजूद कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ डॉक्टर साहब को चाहने वाले लोगों के जरिए हमारे तक आया है। ये खुलासा बड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल निगम बोध घाट पर उस अंतिम संस्कार में डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ था। हजारों की संख्या थी, हजारों की संख्या। पूरी सड़क जो है अटी पड़ी थी। लेकिन वहां पर कार्ड के जरिए, कार्ड जिनके पास था, सिर्फ उनकी एंट्री हो रही थी। यानी अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए जो पहुंचे हुए लोग थे, वो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद थे, उनमें से एक प्रबल प्रताप शाही, उनको हमारे साथ आपने कई बार देखा होगा। लेकिन वो बड़ा एक्टिवली, खासकर जिन नेताओं को चाहते हैं वहां पर हर मौके पर पहुंच जाते हैं प्रबल। तो प्रबल प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। और संतोष पाठक हमारे साथी, और दिल्ली में पार्लियामेंट को, सरकार को 2 दशक तक करीब कवरेज किया है संतोष ने, तो संतोष भी साथ में है। संतोष के पास पहले चलेंगे, फिर हम खुलासे पर आएंगे कि क्या हुआ वहां पर, एंट्री कैसे रोकी गई थी। लेकिन मैं पहले संतोष से समझूंगा। संतोष, आपने कवर करने के दरमियान बहुत सारे बड़े नेताओं के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार को देखा है। बहुत सारे महान विभूतियां ऐसी हैं जो हमको छोड़ के चली गई, देश, इस देश को जो है छोड़ के गई, दुनिया को छोड़ करके गई। क्या ऐसा कभी आपने देखा, अटल जी के भी अंतिम संस्कार को देखा है कि वहां पर किसी पास के जरिए एंट्री हो रही हो, पास दे दिया गया हो? देखिए आशीष जी, ये बात तो बिल्कुल तय है कि सुरक्षा के अपने मापदंड होते हैं। जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जाना होता है, वहां सुरक्षा के अपने मापदंड होते हैं। लेकिन हमें जब इस चीज पर हम डिबेट कर रहे हैं, तो हमें वो दिन भी याद करना चाहिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंत्येष्टि समारोह थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी कैबिनेट दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही थी, उनकी शव यात्रा के आगे आगे, और पीछे पूरा हुजूम था। तो अगर उस दिन को आप याद करें और आज के दिन को अगर आप याद करें, सबसे पहली बात तो मनमोहन सिंह साहब को निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि हुई, अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक दिन कुछ हो नहीं सकता। हालांकि उसको लेकर मैं आगे आऊंगा, लगातार हम इस चीज पे बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा के बंदोबस्त है, अगर खुले आसमान के नीचे कई किलोमीटर तक प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट पैदल चल सकती है हुजूम के बीच, तो फिर निगम बोध घाट पर अगर पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हो रही है, जो कि बिल्कुल घिरा हुआ है, चारों तरफ चार दीवारी है उसकी, और एक तरफ नदी है, यमुना नदी है, तो वहां लोगों की एंट्री पास से करवाना, वहां सुरक्षा के इस मसले पर इस तरह का मुद्दा उठाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। और सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि इस तरह से बड़ा हुजूम आ सकता है, उमड़ सकता है। अगर ऐसा भी हुआ होगा तो भी ये सरकार की खुफिया एजेंसियों की नाकामी को दर्शाता है। और उससे भी बड़ी बात कि कहीं ना कहीं जब सरकार को ये मालूम था कि इस तरह के सवाल उठेंगे, लोग आएंगे, भीड़ आएगी, तो आप उसमें पास की व्यवस्था बना रहे हैं। बहाना मैं जानता हूं क्या बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था का मसला है। तो वहां भी तो था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी तो था। अगर खुले आसमान के नीचे कई किलोमीटर तक प्रधानमंत्री, पूरी सरकार पैदल चल सकती है, पीछे भीड़ का हुजूम चल सकता है, तो निगम बोध घाट जिसकी क्षमता कहीं कई गुना ज्यादा है, वहां पास से एंट्री की व्यवस्था क्यों की गई? वहां इस तरह से कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्यों रोका गया? वहां कार्यकर्ताओं को अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए क्यों रोका गया? ये निश्चित तौर पर सरकार के जितने फेलियर है, या सरकार की तरफ से जितनी उहापोह की स्थिति है, उसकी एक बानगी ये भी थी, जिसका सामना प्रताप शाही साहब को खुद करना पड़ा। लेकिन थोड़ा सा सवाल हमें यहाँ कांग्रेस पर भी उठाना पड़ेगा। क्या ये बेहतर ना होता कि कांग्रेस भी अपने नेताओं को सिक्योरिटी एजेंसी के साथ या सरकार के साथ लगाती और तालमेल करके, कुछ सरकार की तरफ से तो गलतियां हुई हुई, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पूरे मसले को ढंग से टैकल नहीं कर पाई।
गलती दोनों की ज्यादा है, सत्ता में बैठे व्यक्ति की गलती ज्यादा है, लेकिन जिनको कोऑर्डिनेट करना था उन्होंने एक तरह से तस्तरी में सजा के इसको सरकार को दे दिया। और जिस तरह से हमने देखा सरकारी व्यवस्था, सरकारी सुरक्षा व्यवस्था और खासतौर से दूरदर्शन ने जिस तरह का व्यवहार किया, जो कि एक सरकारी, एक तरह से कहा जाए कि दूरसंचार का साधन है, उसने भी राजनीतिक तौर पर भेदभाव किया। ये तमाम चीजें मोदी सरकार की जो छवि है उस पर सवाल उठा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाजपा को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है आज के दौर में। जी, मैं चलूंगा प्रबल जी के पास, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें। एक तो आपने कहा कि ये संवेदनहीनता है, संवेदनहीनता से आगे का शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सरकारी ओछापन है, सरकारी ओछापन बनाना पड़ेगा, इसी आगे का शब्द में बनाना पड़ेगा। निजी ओछापन सबने देखा, आज सरकारी ओछापन देखिए। दूरदर्शन जिसने अटल जी, श्रद्धेय अटल जी, ये कोई ना कहे कि हम अटल जी का सम्मान नहीं करते, श्रद्धेय अटल जी के अंतिम संस्कार में 4 घंटा 7 मिनट 12 सेकंड का लाइव कवरेज किया था। आज दूरदर्शन डीडी नेशनल जो है, जो राष्ट्रीय चैनल हमारा है, उस राष्ट्रीय चैनल पर 1 मिनट की भी फुटेज नहीं है, 1 मिनट भी लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया। दूसरी बात, आपने उस लॉजिक को काट दिया, ये सबसे अच्छा तर्क आपने दिया, उस लॉजिक को काट दिया जो आगे सुरक्षा से जुड़ा लॉजिक दे करके ये सफाई दे सकते थे। जब आप दिल्ली की सड़कों पर पूरी सरकार लेकर के टहल सकते हो, हजारों लोगों के साथ, हजारों लोगों की भीड़, तो क्या डॉक्टर साहब को चाहने वाले लोग वहां पर नहीं जा सकते उनके अंतिम यात्रा में? क्या उनको मुखाग्नि जब दे रही होगी उनकी बेटी, तो उनके अंतिम दर्शन कर लें, उस पल के गवाह बने, ईश्वर से कामना करें। और तीसरी बात, अभी कांग्रेस को इस मामले में, कांग्रेस की गलतियां तो कांग्रेस हमेशा करती है, और कुछ ऐसे बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आज के दिन, जो कांग्रेस को रसातल में ले जाने पे आमादा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मैं अभी इस मामले में थोड़ी सी लिबर्टी इसलिए देता हूं क्योंकि कल पूरे दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसके बाद ये मांग रखी गई, सरकार को चिट्ठी लिखा, खुद उस बुजुर्ग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और कहा कि साहब, डॉक्टर साहब के लिए एक जगह दे दीजिए हमें, जहां हम उनका अंतिम संस्कार करें, वहीं पर समाधि और स्मारक बन जाएगा। रात को होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी को सबसे पहले हमने दिखाया था। चिट्ठी आती है कि नहीं, 11:45 28 दिसंबर निगमबोध घाट, यहीं पर अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी डिफेंस की होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस से जुड़े लोग करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के अंत्येष्टि अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी। उसके बाद रात के 12 बजे के करीब एक चिट्ठी आती है, जब ये पूरा देश में एक रिएक्शन उसका दिखता है, तो आता है कि ट्रस्ट बनाया जाएगा, ट्रस्ट के जरिए जगह तय की जाएगी। बाद में एम्स में करीब 48 घंटे पहले उनका निधन हुआ है। इतना वक्त कम था तय करने के लिए? अगर इतनी सुस्त, इतनी निकम्मी सरकार है, तो सरकार को 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, फैसले तो मिनटों में होते हैं। तो इसलिए अगर ये कुछ निवेदन भी करते, जिन्होंने जगह नहीं दी, 2 गज जमीन नहीं दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनसे उम्मीद करना कि अगर कांग्रेस कहती कि नहीं कार्ड नहीं जारी करो तो सुन लेते, तो वो तो खैर वहां पर ये कल्पना करना या अपेक्षा करना ही बेकार है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा आशीष जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये सरकार जो है, मैं अपने शब्दों में नहीं, सरकार के शब्दों में कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है तेजी से काम होता है। स्पीड एक ऐसा शब्द है जो बार बार जिसका वो जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह के मामले में, समाधि स्थल के निर्माण में, ट्रस्ट के मामले में अगर 48 घंटे में भी आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके उस स्पीड के दावे पर सवाल उठा रहे हैं और आपकी नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर 48 घंटे में आप ट्रस्ट बनाने को लेकर जमीन आवंटन करने को कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, तो ये आपकी पूरी सरकार की स्पीड, पूरी सरकार की गति और सबसे बड़ी बात है कि आपके पूरी सरकार की रेपुटेशन और छवि पर सवाल उठा रहे हैं। आज भले ही भाजपा सत्ता में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास जरूर पूछेगा और इतिहास तुलना भी करेगा मनमोहन सिंह के और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की। हालांकि विषय से थोड़ा सा भटक जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बतौर प्रधानमंत्री मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी योजनाओं को लेकर, खासतौर से जो ग्रामीण सड़क की जो उन्होंने जोड़ने की योजना निकाली थी।
बतौर प्रधानमंत्री, एक पत्रकार होने के नाते, बतौर पूर्व प्रधानमंत्री, मैं मनमोहन सिंह की इसलिए इज्जत करता हूं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में आप उनसे तीखे सवाल पूछ सकते थे। प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आखिरी बार मैंने मनमोहन सिंह को ही देखा। मनमोहन सिंह के जितने मंत्री थे, मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें से कई मंत्रालय कवर किए हैं। शरद पवार, पहला सवाल ही हम उनकी आलोचना करके पूछते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे, कभी कृषि भवन में एंट्री बैन नहीं हुई। आप दूसरा, लालू यादव, पहला सवाल ही हम लालू यादव की आलोचना करते हुए पूछते थे, कभी उनके घर में, कभी उनके रेल मंत्रालय में हमारी एंट्री बंद नहीं हुई। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, कितने बार सवाल उठाए गए, कैसे गंभीर सवाल उठाए गए। चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी गृह मंत्री थे, लगातार हम लोग सवाल पूछते थे, कभी गृह मंत्रालय में एंट्री नहीं हुई। आज लोगों को जानकर बड़ी हैरत होगी इस बात की कि कई ऐसे मंत्रालय बन गए हैं आशीष जी, जहां पीआईबी कार्ड होने के बावजूद, जो पीआईबी कार्ड भारत सरकार इसीलिए देती है कि आपको निर्बाध यानी बिना किसी रोक टोक के वरिष्ठ पत्रकारों की, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की एंट्री कुछ मंत्रालयों में हो सके। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि वो कार्ड होने के बावजूद कई मंत्रालयों में पत्रकारों की एंट्री बैन है। वो तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक कि अंदर वाला कोई ना बुलाए, और अंदर वाला कोई अफसर बुलाएगा क्यों, डर के मारे, मरना थोड़ी है किसी को, किसी भी अधिकारी को। तो ये तमाम चीजें, और फिर प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्पना छोड़ दीजिए, आजकल तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं तक को सवाल, कठोर सवाल सुनने की आदत नहीं होगी। आप टीवी पैनल में देखते होंगे, भाजपा के प्रवक्ता होते हैं तो साथ में एक सहयोगी होते हैं, क्योंकि सवाल सुनने की आदत इस सरकार में, इस प्रधानमंत्री में, यहाँ के नेताओं में बिल्कुल खत्म हो गई है। और इसलिए मुझे आज के दिन मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं और उस समय की पत्रकारिता याद हो रही है। मैं अब और निगम बोध घाट पर क्या हुआ उस पर चलता हूं, लेकिन आपने कहा स्पीड है, बहुत स्पीड है। ओछेपन की स्पीड देखिए, घटियापन की स्पीड देखिए, बहुत स्पीड है इनमें, बहुत स्पीड है। जो आपने कहा ना कि मनमोहन सिंह को तो मैं इस देश के महानतम प्रधानमंत्रियों की सूची में रखता हूं। भले जो है कांग्रेस के जयराम रमेश जैसे लोग उनको खाली सिख समुदाय का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं आजाद भारत के सर्वश्रेष्ठ टॉप 2 जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दो को रखता हूं, ये दो। मैं चलता हूं सीधा प्रबल जी के पास। प्रबल जी, क्या हुआ ये एंट्री वाला, क्या खुलासा है? देखिए, जब आज सुबह हम लोग निगम बोध घाट पहुंचे, जो कि एआईसीसी जाना था हम लोग को, तो जैसे हम लोग जा रहे थे तो एक तो इन लोगों ने टाइमिंग ही रख दी सरकार ने कि 11:45 पर ही करेंगे, और ये बहुत ही बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। हजारों लोग आए थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की को अपना श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, उनको पुष्प देने के लिए, उनकी अंतिम जो क्रिया थी उसको देखने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डर गए थे। जो मनमोहन सिंह जी की चर्चाएं शुरू हो गई थी, जो उनकी सरकार की 10 वर्षों की चर्चाएं होने लगी थी, और उनसे तुलना शुरू हो गई थी कि मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष में क्या क्या हुआ और नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ फेल हुए। जहाँ पे 9% की जीडीपी ग्रोथ थी, बाकी अन्य चीजें थी, मनरेगा का था, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना था उनके शासनकाल में, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आरटीआई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो मिडिल क्लास और छोटा एक गरीब व्यक्ति भी सरकार को जवाबदेह कटघरे में खड़ा कर सकता था। फॉरेस्ट राइट था, जिसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, जिसमें आदिवासियों को तमाम फैसिलिटीज और अधिकार दिए गए थे। भोजन का अधिकार था। इस तरह के बहुत सारी चीजें हुई थी, इसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे लगता है कुछ चर्चाओं से डर कर पहले तो उछापन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया कि उनको निगम बोध घाट दिया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखकर, फोन कर जगह मांगी थी। तो पहले तो उन्हें राजघाट के आसपास की जगह न देकर उनको उठाकर वहां पर निगम बोध घाट पर जगह दिया। मुझे लगता है कि एक तो ये था। दूसरा चीज ये था कि पास से एंट्री कर रहे। अब पास से एंट्री बताइए, उनका देहांत परसों हुआ है, कल जो है सब होमेज दिए हैं, उसके बाद आज उनके घर पे भी जाके लोगों ने पुष्पांजलि दी, और आज जो है लोग एआईसीसी भी आए, उसके बाद उनके साथ काफी एक पूरा, और आज जो है कि कुछ ही लोग जा पाए, बाकी सबको वहां बाहर ही रोक दिया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो देश भर से आए,
देश भर से बहुत सारे नेता, कार्यकर्ता, सामान्य जनता आई थी, जो मनमोहन सिंह को, इस देश का मिडिल क्लास में काफी संख्या में मैंने लोगों को देखा, लोगों ने अपने बच्चों को तक को लेकर आए थे, कई लोगों को मैंने ये देखा, वो सारे लोग निगम बोध घाट के बाहर खड़े थे। वो तो हमारे जैसे कुछ लोग थे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हम लोग लड़ भिड़ कर वहां तक पहुंच गए, लेकिन वहां तक हमको जद्दोजहद करनी पड़ी जाने में। अब आप समझिए, गाड़ी इधर खड़े करो, उधर जाओ, वहां पर आओ, उससे पैदल आओ, उससे घूम कर आओ, इससे आओ, ऐसे आओ। आधे लोगों को तो बैरिकेडिंग लगाकर कितनी दूर पर गाड़ियां खड़ी कर दी, बसेस रोक दिए, काफी दूर तक लोग पैदल आए हैं। अब आप बताइए कि नरेंद्र, अगर यही चीज अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत अगर कांग्रेस और इस तरह का कोई प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का निगम बोध घाट दे देते या इस तरह की चीजें, कितना कैसा लगता। ये जो नरेंद्र मोदी का कृत्य है, ये कृत्य एक तरीके से ऊंचापन, बौनापन है। नरेंद्र मोदी एकदम बौने हो गए, साबित हो गए, और जाकर वहां बैठ गए। बैठकर आपने क्या किया, आपने उन हजारों लोगों को महरूम कर दिया कि अपने नेता, अपने पार्टी के नेता जो रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, कि हम उनको अपना राष्ट्र, अपना अंतिम जो उनके राइट्स है उसमें हम, जो अंतिम क्रिया है उसमें हम शामिल हो पाए, आपने महरूम कर दिया। कितना बड़ा अपमान किया आपने इस देश का मिडिल क्लास में, जो इसको नेता मान, जो मिडिल क्लास के अंदर वो रोल मॉडल की तरह पेश हुए। इंटरनेशनल ट्रेड में वो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने उनकी पीएचडी नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने कितने काम किए। विश्व के तमाम बड़े बड़े नेता उनसे राय मांगते थे। वो हिंदुस्तानी नहीं, बड़े स्टेट्समैन थे, एक बड़े राजनेता थे। उनको अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वनापन है ये, ओछापन है, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ ना आ जाए, वो दिखे ना, कुछ लोग दिखे कैमरे में, ये साजिश है इनकी। मतलब तुम 4 घंटे कितने मिनट आपने बताया कि 4 घंटे कुछ मिनट तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तुम पैदल चल सकते हो, जाके लाखों लोगों की भीड़, हजारों लोगों की भीड़ लेकर तुम खड़े हो सकते हो, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ जाके वहां पर राजघाट के पास जो स्थल बनाया है अटल बिहारी, वहां पर हजारों लोग नहीं थे उस दिन सिक्योरिटी का तुम्हारा मसला नहीं था, उस दिन राष्ट्रपति नहीं आए थे, उस दिन फॉरेन डेलीगेट्स नहीं आए थे, डिग्निटरीज नहीं, उस दिन भी आए थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी, ये देखिए, इस देश के अंदर मैं चीज बता दे रहा हूं, अगर लोगों ने होम लोन लिया है, घर बनाने का सपना देखा, तो मनमोहन सिंह जी की नीतियों के कारण होम लोन नहीं पाया, तो लोग अपने घर, आम आदमी घर बना पाया, मिडिल क्लास खासकर। 6 पे कमीशन लागू करके उन्होंने सरकारी, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ाई, उससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री तीनों बढ़ी थी। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी 2008 में, उस समय उन्होंने 22 महीने का जो एरियर दिया था, उस एरियर के कारण भारत के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी नहीं आई, भारत का ग्रोथ रेट 9% से प्लस हो गया। नरेंद्र मोदी ने आके क्या किया, उसी मिडिल क्लास को मार दिया। आज गाड़ी अगर जो होम लोन, ऑटो लोन लेकर, उसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां उस दौरान लोगों ने खरीदी। लोगों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों ने सपना देखा इंजीनियरिंग, एमबीए और डॉक्टरेट पढ़ने का, जो सपना आर्किटेक्ट बने, उसमें एजुकेशनल लोन, सबसे बड़ा लोन का फायदा मिला। ये सब मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी, कांग्रेस की नीतियां थी। जो किसानों को 72,000 करोड़ का लोन वेवर हुआ, लोन माफी हुई, कर्ज माफी हुई, वो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के दौरान थी उसमें। और जो भूमि अधिग्रहण कानून बना 2013 में, जिसको राहुल गांधी जी ने इनिशिएट किया, भट्टा परसोल जाके, उसको मनमोहन सिंह जी ने माना और उसको जो है 2013 में फ्रेमवर्क में आया। उसके बाद ही तो ये इस नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने का, जब वो बनने लगा भूमि अधिग्रहण कानून, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ देश के अंदर। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, आरएसएस का स्पॉन्सर्ड एक फाउंडेशन है, जिसको आरएसएस फंड करता है, जिसको अजीत डोवाल चलाते हैं, एनके मिश्रा, पीके मिश्रा उस समय थे। वहां एक मीटिंग हुई 2010 में। उस मीटिंग में आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान के राज्यपाल हैं बिहार में, वह गोविंदाचार्य, जो इनके आइडियोलॉग हैं, आरएसएस के विचारक हैं, वो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, मनीष सिसोदिया और किरण बेदी बैठ के इन्होंने रणनीति बनाई कि किस तरीके से सरकार को अपदस्थ किया जाए, बदनाम किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया जाए और इस सरकार को बदनाम किया जाए। और उसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नाम का एक किया, जो आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति विनोद राय, फिर कोल घोटाला नाम का एक, उसने सीएजी पे लोगों को भरोसा था, क्योंकि सीजी इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उस पर क्या भाई उसने ऑडिट किया तो माना गया, लेकिन उसने जो है फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर इस सरकार को बदनाम किया। वहीं से
मनमोहन सिंह जी की सरकार का विरोध शुरू हुआ और कांग्रेस की सरकार का और गांधी परिवार के ऊपर हमला शुरू किया गया और अभ्यस्त करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जो षड्यंत्र था, कुछ चक्र था, वहीं से रचना शुरू किया गया और उसका जिम्मेदार ये लोग। और आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आज मनमोहन सिंह जी के प्रति गुनहगार सब है जो लोग अन्ना आंदोलन में शामिल है। मैं भी गुनहगार था, मैं उसका प्रायश्चित करता, माफी मांगता कि मनमोहन सिंह जैसे भद्र पुरुष के खिलाफ जो है पूरी मीडिया लगी पड़ी रही। कभी भी उन्होंने मीडिया को रोका क्या? 24 घंटे अन्ना अन्ना का गाना हो रहा था, एक शब्द नहीं, उन्होंने एक लाइन नहीं लिखी। और आज मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा का विवरण ही नहीं दिया गया, दिखाया नहीं गया दूरदर्शन के अंदर। आप सोचिए, और जब लोग वहां पहुंचे हजारों की संख्या में, तो हजारों की संख्या में लोगों को बाहर रोक दिया गया, गेट पर रोक दिया गया, क्योंकि सरकार ही पूरा कार्यक्रम तो राजकीय सम्मान के साथ किया गया। यही राजकीय सम्मान है कि जो जनता है उसको रोक दो अपने नेता के अंतिम राइट्स में जाने के लिए। घबरा गया नरेंद्र मोदी के, अरे जिसको हमने इतनी गालियां दी, जिस सरकार को इतनी गालियां दी, जिस प्रधानमंत्री को इतनी गालियां दिलवाई हमने, इसको हमने अन्ना हजारे से बदनाम करवाया, अरविंद केजरीवाल से बदनाम कराया, और मैंने क्या क्या कहा, क्या क्या कहता था नरेंद्र मोदी। उसके बावजूद देश की जनता के सामने आज सच्चाई आ गई कि मनमोहन सिंह की नीतियां सही, मैं आपको कुछ मनमोहन सिंह की नीतियां सही थी। आज आप देखिए, हम लोगों को देखिए, जद्दोजहद, अगर अंतिम राइट्स में जाने के लिए, अंतिम क्रिया में जाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े, और लोकतंत्र है ये, नरेंद्र मोदी हमारे मतलब जनता के वोटों से बना हुआ है, ये जनता के वोट ही देते हैं, और बेईमानी करके तुम चुन लिए जाते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को जानना चाहिए, ये सरकार चल रही है ना, जो तुम फायदा लेकर घूम रहे हो, एसपीजी है, कमांडोज हैं, ये है वो है, इसका पैसा कौन देता? जनता देती है। तुम्हें जनता से डर है? तुम्हें जनता, अपनी जनता से डर है? तुम्हें अगर जनता से डर है तो तुम क्यों आए? तुम नहीं आते वहां पर। किसने तुम जो है वहां पर ओछापन करके, एक तो उनको जो है तुमने जगह नहीं दी। अरे वहां पर रहते, बड़ी सी जगह थी, बीच में इनर सर्कल है, मैं 1-2 प्रधानमंत्रियों के गया हूं, एक बड़ा सा बेड़ा बना दिया जाता है, उसमें डिग्निटरीज रखे, जब बाहर खुले में रहता है, सारे लोग देखते हैं कि जब आप अंतिम क्रिया होती है, लोग दूर से देख लेते हैं। यहां पर किसी को देखने तक का मनस्व नहीं किया, अंतिम नहीं घुसने दे रहे हो, कार्ड इशू करते हो। फ्यूनरल में कार्ड इशू होता है क्या? और अगर फ्यूनरल में कार्ड इशू हो रहा है, अब तुम्हें इतना ही वो था, तो तुमने अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों किया? तुम भी निगमबोध घाट ले गए होते, और ऐसा किया होता तो पता चलता। और अगर हो सकता है नहीं, अगर इस तरह, अगर मैं रोक रहा हूं, मैं एक फिर आऊंगा। दरअसल अटल जी का सौभाग्य था, अब भाजपा में भी आगे कोई उम्मीद न करे। वो 19 का चुनाव था 18 में वो अस्थि कलश घुमाना था पूरे देश में, बड़ी कड़वी बात है। वो बात आपकी सही है कि उनको, मैं जो नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी नहीं, उम्मीद करे ना करे वो उनका विषय है, लेकिन आज जो उछापन किया है पूरे विश्व भर के अंदर, जो उनके लिए अंतिम जो संदेश आया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। इस देश के मिडिल क्लास, आज मिडिल क्लास को धक्का लगा है। जो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, इज अ मैन ऑफ मिडिल क्लास, आम आदमी से जुड़ता था, क्या बात करते हैं? आज तुमने उनका ही अपमान, पूरे भारतवर्ष का अपमान किया है, देश के आम आदमी मिडिल क्लास का अपमान किया है। और आज ये देश का मिडिल क्लास देख ले कि नरेंद्र मोदी कितनी नफरत करता है इस देश के आम आदमी से, इस देश के मिडिल क्लास से। मैं वही बताया है उसने, मिडिल क्लास, जिस मिडिल क्लास को करोड़ों लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया, इकोनॉमिक रूप से मनमोहन सिंह जी ने खड़ा कर दिया। आज उसकी नीतियां, नरेंद्र मोदी की नीतियां, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे गलत तरीके का लॉकडाउन हो, तमाम तरह के टैक्सेशन हो, आज सबसे बड़ा, अगर उसका सबसे ज्यादा प्रहार किसी पर पड़ा है, इस देश के मिडिल क्लास पर पड़ा है। प्रबल भाई मैं रोक रहा हूं, आज मैं यही कर रहा हूं। आपने तो माफी मांग ली, मैंने परसों से, हालांकि मैं उस भीड़ का हिस्सा शायद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने भी परसों से कम से कम मैंने सार्वजनिक रूप से दर्शकों के बीच में 10 बार माफी मांगी है, 10 बार माफी मांगी है मैंने कि हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो मिलना चाहिए था सम्मान, वो उनके प्रधानमंत्री रहते उनको नहीं मिला। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वो वैसे ही साधारण जीवन जीते रहे।
इस मिडिल क्लास जिसकी आप चर्चा की है, रुकिए मिडिल क्लास जिसकी आप चर्चा की है ना, इस पूरे मिडिल क्लास को भी माफी मांगनी चाहिए। ये गुनाहगार है, यही मिडिल क्लास था, यही किसान थे जिनकी कर्ज माफी किया। इस देश में सबसे बड़ी किसान कर्ज माफी किया था मनमोहन सिंह ने। इस देश में डायरेक्ट बेनिफिट मनमोहन सिंह ने दिया। इस देश में आधार से लेकर के, मतलब जो भी कहते हैं हक, अधिकार आधार तो उसका एक पार्ट है। अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार देने की शुरुआत ही मनमोहन सिंह ने की। अधिकार क्या आपका हक है? अधिकार पे आप देखते जाइए, निकालिए योजनाएं, सूचना, शिक्षा, भोजन, हर अधिकार दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस देश, इस पाप के भागी हम भी हैं, सबको माफी मांगनी चाहिए उस व्यक्ति से। और मैंने आज के अपने 3 कार्यक्रम में कहा है, फिर चौथी बार कह रहा हूं कि हमेशा 2 व्यक्तियों को समकालीन समाज, समकालीन भीड़ नहीं पहचान पाती है, एक महान को और एक मक्कार को। महान को भी समकालीन भीड़ नहीं पहचानती है, समकालीन समाज नहीं पहचानता, और मक्कार को भी। सूची बनाए, समाज ही बनाए सूची, मैं नहीं बनाऊंगा, आप जोड़ लीजिएगा। मैं 3 बार कहा हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सूची बनाइए आप लोग। आज आप देखिए, उदाहरण मेरे पास है। गांधी को समकालीन समाज ने नहीं समझा, बाद में पूरे दुनिया में सबसे महान हो गए। अंबेडकर को समकालीन समाज और भीड़ ने नहीं समझा, नहीं तो अंबेडकर बाबा साहब के चुनाव हार जाते। जिन बाबा साहब के नाम पर लोग मुख्यमंत्री बनते हैं आज, उस दौर ने नहीं समझा बाबा साहब को, चुनाव अपना हार गए थे, आज उनके नाम पर मुख्यमंत्री लोग सत्ताधीश बन जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, ऐसे ही डॉक्टर साहब को लोगों ने नहीं समझा उस समय। दूसरी तरफ मक्कारों की सूची में भी तमाम नाम है, हिटलर, मुसोलिनी। जब तक वो रहे उनको नहीं समझ पाए उस देश के लोग, उनके जाने के बाद समझे कि इसका नाम भी लेना पाप के समान है। तो ये महान और मक्कार, इन दोनों को तत्कालीन जो होता है, वो तत्कालीन समाज, तत्कालीन सोसाइटी, तत्कालीन भीड़, उस दौर की भीड़ वो समझ नहीं पाती है। इसलिए हम लोग गुनहगार हैं। मैं फोटोग्राफ आपको बताऊं, मैंने एक चीज मैं आपको मैं करूंगा, फिर एक बात आशीष जी यहाँ है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि महान और मक्कार, लेकिन मैं एक वाक्य बड़ा यूज करता हूँ, बहुत पसंदीदा मेरा वाक्य है कि इतिहास सबका इंसाफ करता है। इतिहास ने महात्मा गांधी को भी बाद में जाकर माना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी बाद में माना। हम मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान है वो भी कल को पूर्व हो जाएंगे, और इतिहास फिर उनका भी हिसाब करेगा, उनसे भी जवाब तलब करेगा। और इतिहास सबका इंसाफ करता है, और इतिहास जिस दिन इंसाफ करने पे आता है, कोई नहीं बचता है। पाप पुण्य जो भी है, कोई धर्म या उनसे अलग हटा के आप देख लीजिए, उन सब का हिसाब किताब इसी धरती पर होता है और होगा ही। और जनता को भी गलती, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाना जरूर, एक चीज आप दिखा लीजिए फोटोग्राफ्स। मैं इसलिए, क्योंकि आज डॉक्टर साहब को अंतिम विदाई दी गई है, मैं 3-4 फोटोग्राफ्स दिखाता हूं कि कैसे अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार हुए हैं महान विभूतियों के, और कैसे लोग वहां पर आए हैं। पूरा तो नहीं है, कुछ पार्ट्स दिखाता हूं। और उसमें 1-2 फोटोग्राफ्स में आपको कॉमन एक शख्स दिखेगा, नाम है राहुल गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी, गांधी जी, बापू की अंत्येष्टि जरा दिखाइएगा। ये देखिए आप हुजूम देखिए। अगला दिखाइए, इंदिरा गांधी। इसमें हुजूम पीछे उस दौर में बहुत था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन मैंने इस फोटो को इसलिए दिखाया कि यहां पर आपको प्रियंका, राहुल, राजीव गांधी, सोनिया गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी एक केशवावस्था कह सकते हैं राहुल गांधी, या बाल्यावस्था ही अगर कहें तो बाल्यावस्था ही है। अगला दिखाइए, अगला ये राजीव गांधी के अंत्येष्टि का है, अंतिम संस्कार का फोटो है। और अब मनमोहन सिंह जी का दिखाइए, डॉक्टर साहब का दिखाइए। ये डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का है, अंत्येष्टि का है। इनको इसलिए दिखाया है कि गौर से आप एक बार तो रिमाइंड भी करिए। और इसमें भी राहुल गांधी यहाँ पर भी कोने में खड़े हैं, उस पर तो उनके आज फोटोग्राफ्स और उनके विजुअल्स तो लोगों तो को बहुत कचोट रहे हैं राहुल गांधी के, कि ऐसे वो गमगीन थे, लग रहा था कि वो किस ख्याल में खोए हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, अब हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। हाँ, अब आप कह रहे थे फाइनल कमेंट छोटा आप और संतोष देंगे, फिर खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि
देखिए 2010 से जो माहौल बनाने बिगाड़ने की कोशिश की गई उसमें दो चीज बड़ा, एक तो उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन आरएसएस ने मनमोहन सिंह जी की छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश। दूसरा राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्पेशली राहुल गांधी को इतना ज्यादा टारगेट किया गया। और आज मनमोहन सिंह जी की बात हो रही है और राहुल गांधी के भी नेतृत्व की निखार जो निकल रही है उससे भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी घबराए हुए। जो बात राहुल गांधी ने कई बार कहा, चाहे वो नोटबंदी के दौरान कहा हो, चाहे वो कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान का, सारी बातें सही थी। वही मनमोहन सिंह जी ने मैं कहा था नरेंद्र मोदी को, जब नोटबंदी लागू किया तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3% जीडीपी गिरेगी, जीडीपी गिरी। तो नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब, ओछा जवाब दिया था, हार्ड और हार्ड वर्क। ये नरेंद्र मोदी, तुम्हें कुछ समझ है? इकोनॉमिक्स की कुछ समझ है? अरे तुम बेईमानी करके, चोरी करके, मत चुरा कर तुम जाकर वहां पर कर लेते हो। और मैं एक और चीज कह दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लेटर लिखने की हिम्मत है चुनाव आयोग को, सीएजी को या सीबीआई को, इनकम टैक्स को, लेकिन उनकी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के दौरान सीएजी विनोद राय फर्जी खुलासे कर रहा था और उसके कारण कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। सीबीआई उन कई मंत्रियों पर फर्जी केसेस लगा कर वो कर रही थी, उसमें जेल जो जा रहे थे। मनमोहन सिंह जी ने एक भी सीबीआई के डायरेक्टर को, सीएजी को नहीं हटाया। मीडिया इतना खिलाफ लिख रही थी, एक भी छोटा सा उन्होंने सर्कुलर भी नहीं भेजा। आज कोई कर ले हिम्मत, 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का उनको रिकॉर्ड है, इन्होंने किया? नरेंद्र मोदी ने एक भी? ये जो आज मीडिया वाले रोज कहानी सुनाते हैं, एक भी किया हो तो बताइए, एक भी किया हो तो बता दीजिए। आज उनकी चरण चुंबका करने के लिए, चरण चूमने के लिए तमाम पत्रकार घूम रहे हैं, तमाम मीडिया ग्रुप घूम रहा है। लेकिन और जो आप अभी संतोष जी कह रहे थे, कड़े से कड़ा सवाल पूछते थे और उनको बड़ सहजता से जवाब देते थे। विपक्ष कड़े से कड़ा वार करता था, लेकिन शायराना अंदाज से वो स्टेट्समैन थे। लेकिन नरेंद्र मोदी हमने और देखा अमित शाह, मोहन भागवत, आरएसएस, ये देखिए। और एक हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनके में देश मात्र भी नफरत नहीं थी किसी समाज के प्रति या किसी। यहां तक उन्होंने वार्ता करने की शुरुआत की पाकिस्तान के साथ। विपक्षियों, विदेशी नीति कितनी अच्छी थी कि सारे अगर डॉक्टर साहब के अगर मतलब नीतियों पर और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करें तो 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे, इसलिए चर्चा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जो आप कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे वो उस दौर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते थे, संतोष रहते थे। हमारे जैसे लोग, हम बैठते थे कि क्या चलना है, कैसे चलना है, तो हम न्यूज रूम में हुआ करते थे कि यहाँ संतोष, यहाँ की पीसी चाहिए, कितने बजे पीसी है, तो ये तो वहां पे मौजूद रहते थे। वो 3 जनवरी शायद 2014 की तारीख थी, इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं एक चीज कह दे रहा हूँ, 1 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कितने आज वो पत्रकार जो हाथी वाली खिचड़ी खा रहे हैं, हाथी की खिचड़ी, मैं मतलब मन होता है कि दिखा दें कि वो अंबानी की शादी में हाथी के लिए खिचड़ी बनाए, क्या मैं खा सकता हूं? अरे राहुल कंवल नाम लेके हम तो कहते हैं भाई, वो राहुल कंवल, ये हाथी के लिए खिचड़ी बन रही है, क्या इंसान भी खा सकता है? क्या मैं भी खा सकता हूं? और कटोरी में देता है अंबानी का बेटा कि हाँ क्यों नहीं, तो खाते हुए कि लंच वाली खिचड़ी से ये ज्यादा टेस्टी है हाथी वाली खिचड़ी। ये राहुल कंवल का सवाल और जवाब मेरे पास क्लिप पड़ा है आज भी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी है, 1 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या कठोर सवाल थे। आज सवाल कैसे होते हैं, कैसे आप 18 घंटे काम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप, क्या पीते हैं आप, कहां से एनर्जी आती है आप में? मतलब
बहुत ओछेपन की गिरावट की एक हद होती है ना, वो हर हद खत्म हो गई है, उसके लिए शब्द नहीं बचे हैं। आखिरी कमेंट, आखिरी संतोष मैं ये एक सेकंड एक चीज कहना चाहता हूँ। जाते जाते अंत में सबसे बड़ी बात तो यही जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरती है, चुनावी हार से डरती है। तो अगर कांग्रेस को मनमोहन सिंह के, सरदार मनमोहन सिंह के मान और सम्मान का ख्याल रखना है, तो उनको सड़कों पर उतरना होगा, उनको भारत की सड़कों पर उतरना होगा। मनमोहन सिंह के अपमान को जो मिडिल क्लास अब अपने मन को कचोट रहा है, अपनी गलती को याद कर रहा है, उस मिडिल क्लास को याद दिलाना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि जो 26 जनवरी से यात्रा जो सुनने में आ रही है कि उनकी भारत यात्रा होगी, उसको भी उनको मनमोहन सिंह यात्रा का नाम ही देना चाहिए, क्योंकि जब जनता में चुनावी हार का डर सताने लगेगा, तभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा 24 से 48 घंटे में उन्हें जमीन भी अलॉट करेगी, उनके समाधि स्थल का निर्माण भी कराएगी, और सबसे बड़ी बात कि भारत रत्न का अवार्ड लेकर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचेंगे और उनकी पत्नी को ये अवार्ड देकर आएंगे। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर जनता को साधना होगा, जनता को बताना होगा, जनता से अपने आप को और सरदार मनमोहन सिंह साहब को एक बार फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि दिल में भावना उठ चुकी है। आज आप बाहर तभी आएगी जब आप सड़कों पे संघर्ष करेंगे, एसी के रूम में बैठ के, एसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप ये चाहेंगे कि मिडिल क्लास का जो तबका है वो आपके लिए लड़ाई लड़े, तो ये संभव नहीं है। वो लड़ाई तो कांग्रेस को खुद ही उतर कर लड़नी पड़ेगी। आशीष, मैं एक चीज कह दे रहा हूं कि कल जब मैं उनके शब्द के सामने, पार्थिव शरीर के सामने खड़ा था, तो मेरे आत्मग्लानि और मेरी आंखों से एक तरीके से कोई मेरा व्यक्तिगत उनसे संपर्क तो था नहीं, लेकिन जब मैं खड़ा था तो मुझे आत्मग्लानि हो रही। और नरेंद्र मोदी को मुझे नहीं लगता कोई आत्मग्लानि होगी, इतनी गालियां उसने बकी थी और दिलवाई थी अन्ना हजारे से और अरविंद केजरीवाल से, अपने भी दिया, इन दोनों से दिलवाई। मुझे नहीं लगता है माफी। अब उनको जब अंतिम क्रिया उनकी देनी थी तो वहां तो निगम बोध घाट पे कर दिया, हजारों लोगों को रोक दिया, और अब भारत रत्न दे दो या स्मारक बना दो, एक तरफ अपमान कर दो, अब फिर कह दो नहीं जी हम सम्मान कर रहे हैं। अरे सम्मान करना था तो आज ही कर दिया होता, आज ही दे दिया होता राजघाट के पास जगह, आज ही स्मारक की घोषणा कर देता। अब राजनीति करने के लिए उतर जाएगा। राजनीति देखिए, वह इस देश के मिडिल, सुनिए, नरेंद्र मोदी इस देश के मिडिल क्लास का अपमान करता है, उसके सूचक, उसके जो उदाहरण के स्वरूप में, प्रतीक के स्वरूप में मनमोहन सिंह जी थी, और अल्पसंख्यक समाज का भी अपमान करता है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज से भी आती है। इसलिए नरेंद्र मोदी की नीति इस देश के मिडिल क्लास के खिलाफ भी है, और विदेश की नीति जो है अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ भी है। ये दर्शाता है कि उसने आज मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जगह नहीं दी राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार। अरे जीते जी तो गालियां दिया तुमने, जीते जी नरेंद्र मोदी तुमने गालियां दिया, मरने के बाद भी तुमने अपना उछापन नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुमको, धिक्कार करता हो, धिक्कार। समाज तुमको एक दिन, जैसे हिटलर और मुसोलिनी का नाम लेने से इटली और जर्मनी में लोग नफरत करते हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। नरेंद्र मोदी, आज मेरी बात मान। खैर, मैं आखिर में कहूंगा, नीतियां तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मध्यम वर्ग, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, सबके खिलाफ है नीतियों के खिलाफ तो तमाम लोग अपने अपने जगह पर मंच पर बोल रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके आखिर में एक बात कहूंगा कि आज निगम बोध घाट बड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह को ये छोटा नहीं कर पाए वहां ले जाकर के, निगम बोध घाट बड़ा हो गया। मनमोहन सिंह वहां गए तो, उनका पार्थिव शरीर वहां गया तो निगम बोध घाट बड़ा हुआ। स्मारक और समाधि स्थल मनमोहन सिंह को नहीं बड़ा कर सकता था, और ना अब भी कर सकता है। जो जगह जहां पर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक या समाधि बनती, वो जगह बड़ी हो जाती, वो समाधि स्थल बड़ा हो जाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है बापू के बाद मनमोहन सिंह का स्मारक या समाधि स्थल ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता था, अगर बना होता तो हो सकता था कि वहां पर विदेशी विभूतियां, जब विदेश की विभूतियां आती तो कहती एक बार चलो डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को देख लेते हैं। ओबामा भी जिससे सलाह करते थे,
ओबामा भी जिसको सुनते थे, देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े अर्थशास्त्री मुश्किल वक्त में मनमोहन सिंह को याद करते थे, जरा चलो वहां पर देख लेते हैं, क्योंकि वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान उनका है, शायद ये डर रहा होगा। तो इसलिए स्मारक बड़ा होता, जो है निगम बोध घाट बड़ा हुआ है, और भारत रत्न मैं निजी तौर पर मैं चाहता हूं, निजी तौर पर, निजी राय सबको रखने का हक है, कि अब भारत रत्न मांगना नहीं चाहिए मनमोहन सिंह जी के लिए, और मिले तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अब भारत रत्न चुनावी हो चुका है। जिस राज्य में चुनाव, उस वहां पर फायदा पहुंचाने वाले व्यक्ति को, किसी भारत रत्न को, किसी भी भारत रत्न को, मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं कह दूं माफी के साथ, लेकिन वो भारत रत्न अब चुनावी हो चुका है। आगे सरकारें बदलें तो इस भारत रत्न की जगह कोई और भी नाम बदल करके कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये भारत रत्न चुनावी हो गया। इस भारत रत्न में जो सम्मान होता है ना, वो कई बार नजर नहीं आता। बिहार का चुनाव, कर्पूरी ठाकुर क्या आज के भारत रत्न है? आप बाबा साहब की बात करते हो, बहुत देर से मिला। सरदार साहब की बात करते हो, सरदार पटेल को बहुत देर से मिला। तो कर्पूरी ठाकुर को वो 2004 तक की सरकार हो या चाहे 14 से हो, कर्पूरी ठाकुर आज थोड़े महान हुए हैं। वो तो जब मुख्यमंत्री थे 77-78, तभी वो भारत रत्न हो चुके थे, जब उन्होंने पहली बार पिछड़ों को जो है आरक्षण दिया। तो बिहार के चुनाव के वक्त आपको याद आए कर्पूरी ठाकुर, आपको नरसिम्हा राव याद आए, कहाँ का चुनाव है, कहाँ फायदा लेना, सारा देश समझ रहा है। इसलिए भारत रत्न, डॉक्टर साहब को भारत रत्न दिया जाए तो भारत रत्न को भी कहना चाहिए कि नहीं, अब रहने दीजिए, आप जहां हैं वहीं पर विराजमान रहिए, हमें इजाजत दीजिए। लेकिन ये खबर वाकई बड़ी चौंकाने वाली है कि आज जब आखिरी सफर पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस वक्त भी उनको देखने वाले, चाहने वाले, उनके करीब जाने वाले, अंतिम विदाई देने की इच्छा रखने वाले उनसे दूर रखे गए और पास पर एंट्री हुई। धन्यवाद संतोष आपका, और प्रबल जी, उन्होंने ये जानकारी हमें दी। धन्यवाद, नमस्कार।